हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लास्ट टॉपिक या लास्ट मार्केट हम करेंगे। इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारी सीबीएसई की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको करवा रहा हूँ कि आगे किसी भी टाइप का आपको एग्ज़ाम दो या और कहीं हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मीनिंग क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन था, उसके बाद हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है ये जो हमारे मोनोपोलिस्टिक था, उसी टाइप से। इन विच ए फ्यू बिग फर्म्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या है कि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की एक फॉर्म है जिसके अंदर फ्यू बिग फर्म्स, बहुत बड़ी बड़ी कुछ फर्में होती हैं, 5 हो गई, 10 हो गई, 7 हो गई, इस टाइप से बहुत बड़ी फर्म्स। जैसे अगर स्टील में हम बात करें, सीमेंट में हम बात करें तो कितनी फर्म्स हैं? बहुत थोड़ी। तो ये फ्यू बिग फर्म्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं मोस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो सारा प्रोडक्शन, उसका बहुत बड़ा शेयर ये फ्यू फर्म प्रोड्यूस कर सकती हैं। एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट, और आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। किसके लिए? डिसीजन अबाउट प्राइस एंड आउटपुट, कि जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, उस कमोडिटी का कितना प्राइस रखें और उसका कितनी क्वांटिटी आउटपुट करें। तो इसका उनका आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंसी रहती है सभी फर्मों की। तो अब हम करते हैं इनके फीचर्स। फीचर्स फर्स्ट है ए फ्यू बिग फर्म्स। कुछ फर्में होती हैं जैसे 5, 7, 10, 15 हो गई, और ये लार्ज स्केल की फर्म्स होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, सीमेंट है। तो इस तरह की लार्ज स्केल की जो फर्म्स हैं, कुछ फर्म्स होती हैं जिसमें जैसे टाटा की है स्टील इंडस्ट्री, तो वो लिमिटेड हैं जो कि मार्केट में प्रोडक्शन करती हैं। सेकंड है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। फर्म्स आपस में इंटरडिपेंडेंस हैं अबाउट आउटपुट एंड प्राइस। ये प्राइस भी चेंज नहीं करती इजीली, और ना ही आउटपुट इतना इजीली चेंज करती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये ओपोजिशन है, अपोजिशन मीन्स जो अपोजिट में फर्म है, उस फर्म का रिएक्शन क्या होगा, इस चीज के बारे में ए फर्म को नहीं पता होता। कि ए फर्म प्राइस डाउन करती है तो सिंपल है कि प्राइस डाउन होता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं होता कि एक फर्म ने प्राइस डाउन किया तो जो और फर्म है उन्होंने इससे ज्यादा प्राइस डाउन कर दिया। तो क्या होगा कि इसका प्राइस डाउन होने के बाद भी डिमांड इंक्रीज नहीं करेगी, जबकि हमने लॉ ऑफ डिमांड किया है कि प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। थर्ड वन इज प्राइस रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स फिक्स,
फिक्स्ड, जैसे हम बोलते हैं फिक्स प्राइस शोरूम है कि जो बोल दिया वही रेट पे मिलेगा जी, लेना है तो ठीक, नहीं लेना तो ठीक। तो इस मार्केट में जो प्राइस है वो फिक्स होता है। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स, आपने देखा होगा जो 2 लीटर पेप्सी, कोक, लिम्का कोई भी हो, अगर पहले ये 40 की थी तो सारी 40, फिर रेट 50 हुआ तो सभी 50, फिर 55 हुआ तो सभी 50, फिर 60 हुआ तो सारी 60, और 70 हुआ तो सारी 70। हमने कभी नहीं देखा कि एक का प्राइस 40 है, दूसरे का 38 है, एक का 42 है। नहीं, मोस्टली हर कोल्ड ड्रिंक का प्राइस सेम रहता है। तो इसके अंदर प्राइस फिक्स रहता है, कोई फर्म ऊपर नीचे नहीं करती कि इसने प्राइस बढ़ा दिया, उसने कम कर दिया, तो प्राइस फिक्स। नंबर 4, नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस का तो हमने बता दिया फिक्स रहता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, सबका 50 है तो सबका 70 है तो वही रहेगा। लेकिन कंपटीशन किस में होता है? नॉन प्राइस कंपटीशन। जैसे 2 लीटर थी, उसके अंदर एक ने 2.25 लीटर कर दी, रेट वही है कि इसके साथ इतनी फ्री। या जैसे हम सॉस की बात करें तो एक सॉस का पैकेट फ्री, बड़ी बोतल लोगे तो उसके साथ ये चीज फ्री। तो इसमें नॉन प्राइस वार ज्यादा रहता है कि जो फ्री आइटम है या फिर फ्री होम डिलीवरी है, व्हाटएवर इट इज, मोस्टली प्राइस फिक्स रहकर जो अदर बेनिफिट्स हैं जो कंज्यूमर को दे सकते हैं, उनमें सभी में कंपटीशन होता है। नेक्स्ट इज बैरियर ऑफ एंट्री। इसके अंदर न्यू फर्म एंट्री इज प्रोहिबिटेड। जैसे कहीं लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, तो सेम वे इसमें भी एंट्री इतनी इजीली नहीं होती। रीजन सबसे पहला तो पेटेंट राइट। कि अगर हमने पेप्सी देखी होगी या हमने मारुति या और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें, तो क्या होगा कि अगर कोई अब नई फर्म है वो पेप्सी बना सकती है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है कि मैं पेप्सी की प्रोडक्शन स्टार्ट, नहीं। क्या मारुति की कर सकती है? किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी आइटम का, कोई भी आइटम हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उस नाम से कोई भी नई फर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके पास पेटेंट राइट है उसका, चाहे वो लोगो हो चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए जो नई फर्म है उनको एंट्री करने में प्रॉब्लम है। सेकंड, कॉस्ट। क्या है कि मोस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ये बिग फर्म्स हैं वो करती हैं। तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट में अगर सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, लगाएंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा होगा। ये तो है नहीं कि छोटी सी फर्म लगाई और मैं आयरन प्रोडक्शन करने लगा और मेरी बहुत बड़ी आगे प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। तो अगर जितनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा होगी।
तो फर्म के पास पैसा होना उसके अकॉर्डिंग। और फिर आर्टिफिशियल भी बैरियर बना देती हैं फर्म्स कि इस टाइप का आप एंट्री नहीं कर सकते। वो एटमॉस्फेयर ऐसा बना देंगी कि नई फर्म उसमें एंटर कर ही नहीं सकती। तो कोई भी टाइप है, कोई भी रीजन है, लेकिन जो न्यू फर्म्स की एंट्री है इसके अंदर नहीं होती इजीली। इसके बाद है 6 इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था AR इक्वल टू MR इक्वल टू DD से होता है, या मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन इसके अंदर हमारा डिमांड कर्व की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती कि किस टाइप का होगा। रीजन, इसका कारण क्या है? इसका रीजन है कि हमने अभी देखा था कि प्राइस कम कर दिया एक फर्म ने, लेकिन जो इसकी अपोजिट फर्म है उन्होंने अगर ये मान लो 20% फॉल किया और इन्होंने 30% प्राइस फॉल कर दिया, तो क्या हुआ? इसकी डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन कंज्यूमर इसकी डिमांड ना बढ़ा के इसकी डिमांड राइज कर देंगे। तो इस फर्म के लिए डिमांड कर्व एक्चुअल तो ऐसा होना चाहिए था कि प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो गई। लेकिन यहां प्राइस कम करने के बाद भी डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड कम हो गई। तो इसमें हम कोई भी अंदाजा या एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि डिमांड कर्व फर्म का कैसा होगा। इसके बाद है ग्रुप बिहेवियर। हमने पहले भी किया है कि प्राइस और आउटपुट अकेली फर्म चेंज नहीं कर सकती कि मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ या प्राइस कम कर देता हूँ या आउटपुट कम, सप्लाई कम ज़्यादा करके मैं मार्केट को इफेक्ट कर दूंगा, नहीं। अगर जैसे एग्जांपल मैंने पेप्सी कोक का दिया है कोल्ड ड्रिंक में, तो सभी का प्राइस 50, तो क्या है? ग्रुप बिहेवियर है। अगर एक फर्म इसका 55 करती है तो सभी का 55 हो जाता है। तो आउटपुट या प्राइस एक इंडिविजुअल अपनी पॉलिसी को लेकर डिसाइड नहीं करता, उसका ग्रुप बिहेवियर होता है। टोटल फर्म्स हैं वो एक जैसा बिहेव करती हैं, एक साथ बिहेव करती हैं। इसके बाद है लास्ट सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होगी? वेरी हाई। अगर हमने बात की है जो बिग फर्म्स की, तो हम अपने टीवी में भी देखते हैं। अगर सोप देख लो, इसमें कुछ फर्म हैं जो सोप प्रोडक्शन कर रही हैं, तो हर प्रोग्राम में ज्यादातर हर कंपनी का हमें ऐड देखने को मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा सेलिंग कॉस्ट का। सेल इंक्रीज करने के लिए बहुत वेरी हाई कॉस्ट की एडवर्टाइजमेंट या सारे और फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर खर्च करती हैं फर्म्स कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आज हमारा ओलिगोपोली में इतना ही। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको जरूर करना, ताकि फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम